field intensity. We have already discussed about the electric charge, formation of electric charge, and also about the types of materials like conduct on the basis of their electrical properties like conductors, insulators, semiconductors. We have also studied Coulomb's law. Now we are going to study electric field. What in order to understand what is electric field, let's first define electric field. Electric field, or in general we can say force of field. Force of field, the region of space surrounding a charge inside which any test charge experiences a force. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक चार्ज Q और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास charge Q is fixed and we are taking a positive test charge Q towards this fixed charge Q. जब हम इस चार्ज Q के पास लेकर जाएंगे अपने टेस्ट चार्ज Q नॉट को, तो हमारा ये टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी. लेकिन अगर हम लोग इस चार्ज से दूर जाना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर हमारे पास उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी. तो वो रीजन ऑफ स्पेस, जिस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर हमारा टेस्ट चार्ज जो है उसके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो लग रही है, वो रीजन ऑफ स्पेस हमारे पास उस चार्ज Q जो हमने फिक्स किया था उस चार्ज Q की फोर्स फील्ड कहलाएगा. या फिर इन अदर वर्ड्स हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होने वाली फील्ड जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी. और भी हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स हैं, जैसे हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास अर्थ की जो फील्ड है, जिसके अर्थ का वो रीजन ऑफ स्पेस जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन फील कर रहा है, वो रीजन ऑफ स्पेस हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है. लेकिन चूँकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात यहाँ नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है जो कि हमें अपने माइंड में क्लियर करना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को किसी सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस के अंदर कैलकुलेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हेल्प आउट करेगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दिस स्पेस इज़ डिफाइंड बाय द मैथमेटिकल रिलेशन, जो कि हमारी स्क्रीन्स पर आपको नज़र आ रहा है. और रिलेशन क्या है हमारे पास? E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट. अब ये F क्या है आपके पास? F इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल जो हमने कंसिडर किया था Q, और वो फोर्स लगा किस पर रहा है हमारे पास? टेस्ट चार्ज के ऊपर. और टेस्ट चार्ज जो है जिसको हमने नाम दिया था Q नॉट का. और नीचे जो आपके पास डिवीजन में चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ Q नॉट. Q नॉट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. अब ये बात करते हैं कि आपके पास ये जो है E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे. लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आपको इस इक्वेशन से क्लियर हो जाना चाहिए. इस इक्वेशन में आपके पास फोर्स एक वेक्टर है और Q नॉट जो है वो एक अदद स्केलर है. तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगी वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. अब आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर. तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी इक्वेशन देखी है और ये इक्वेशन ही हमें बताएगी कि हमारे पास
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? एज वी नो कि फोर्स का यूनिट हम लोगों ने जनरल पढ़ा हुआ है, न्यूटन होता है, और चार्ज का यूनिट भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है कूलम। तो ये फोर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। और उसके बाद इसका एक और स्पेशल यूनिट भी कंसिडर किया जाता है, जिसको कहते हैं वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट्स जो है हमारे पास हैं, हम डिफरेंट जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ द टेस्ट चार्ज। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्यू भी तो चार्ज टेस्ट चार्ज हो सकता था, तो हमने एक सेपरेट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ही क्यों लिया? तो क्यू नॉट की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पर हम किसी भी चार्ज को टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। हमारे पास क्यू नॉट के लिए सबसे पहली बात की जाती है कि जो उसकी फ़िज़िकल डायमेंशंस हैं, लाइक द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी निग्लिजिबल। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चार्जेस की। तो अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले एक केस कंसिडर किया था, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास एक चार्ज क्यू है और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। अब जो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू है और जो आपका चार्ज क्यू था, इन दोनों के दरमियान एक तो आपके टेस्ट चार्ज का साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए, और टेस्ट चार्ज का साइज़ कितना छोटा होना चाहिए उसके लिए कंडीशन देखी जाती है। कहते हैं कि आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान अगर, यानी कि आपके पास Q और Q नॉट के दरमियान अगर डिस्टेंस जो है वो R है, तो आपका जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसका साइज़ R से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर ये बात भी कंसिडर की जाती है कि आपके पास जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि उसके ऊपर चार्ज की जो अमाउंट है वो 1 कूलम से ज़्यादा ना हो। और ज़्यादातर हमारे पास टेस्ट चार्ज दोनों नेचर्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एज्यूम किया जाता है कि जो टेस्ट चार्ज है आपके पास वो पॉजिटिव है। और ये जहन में रखिएगा कि हमारे पास कोई भी टेस्ट चार्ज हो, वो पॉजिटिव नेचर का हो या वो नेगेटिव नेचर का हो, उसका साइज़ जो है वो हमारा जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा नहीं हो सकता। हमने जब भी ये स्टडी करना है तो अपने जहन में ये बात फिक्स कर लीजिए कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है आपके पास, उसका साइज़ एक इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी था। अब आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम है, तो क्या उस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर आप किसी भी सर्टेन चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, you can find out the value of force in any region of in any region of space, अगर आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम है। तो हमने यहाँ पर ये बात पढ़ी हुई है कि अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, E इज़ इक्वल टू F O E भी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, E इज़ इक्वल टू F ओवर Q। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है F इज़ इक्वल टू क्यू ई। और यहाँ से हम लोग इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चार्ज पार्टिकल जो कि हमारे पास एक सर्टन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये बात यहाँ पर एक और बात डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास
अ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स किसी भी स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, और वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ टेस्ट पार्ट चार्जेस, या फिर आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स किसी भी स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, तो उस स्पेस के अंदर आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने हर सिंगल पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उन सब को सम अप करेंगे, और सम अप करने के बाद उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाने के बाद आप टोटल फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसके लिए जो सेकंड रिलेशन आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। नाउ Now let's study the electric field of charges. अब आपके पास हम ये कंसिडर करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वांटिटेटिव रिलेशन निकाला हुआ है किसी भी चार्ज के लिए, उसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक हमने रिलेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट कूलम्स लॉ। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q, और एक टेस्ट चार्ज है Q0, और आपके पास एक चार्ज है Q। आपके चार्ज और टेस्ट चार्ज, दिस इज़ योर चार्ज Q एंड दिस इज़ योर टेस्ट चार्ज Q0। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है आपके पास, दैट डिस्टेंस इज़ स्मॉल r। अब आपके पास चार्ज Q0 पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू चार्ज Q, आपके ये इक्वेशन कूलम्स लॉ की मदद से बताई गई है। और अगर आप ये देखें कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ये रिलेशन मौजूद है, जिसमें आपके पास E इज़ इक्वल टू एफ ओवर Q0 होता है। तो आप अपनी इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से लाकर अपनी कूलम्स लॉ की वैल्यू को पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे, और जब फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। ये जो है बेसिकली आपके पास ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल आई ड्यू टू फॉर अ पॉइंट। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हमारे पास मोर देन वन पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो अगर हमारे पास मोर देन वन पॉइंट चार्ज है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है कि हम लोगों ने हर पॉइंट पर, आपके पास अगर ज़िक्र करते हैं हम कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने फील्ड निकालनी है, यानी कि एक सपोज़ करते हैं दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट जिसको हम P1 कह रहे हैं, एक पॉइंट हमारे पास है जिसको हम P2 कह रहे हैं, और एक पॉइंट हमारे पास है जिसको हम P3 कह रहे हैं। तो इन तीनों सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओवरऑल इन तीनों सर्टेन पॉइंट्स, या हम पॉइंट चार्जेस भी कह सकते हैं, इन तीनों चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला E इज़ इक्वल टू एफ ओवर Q। फिर हम P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला E इज़ इक्वल टू एफ ओवर Q। एंड देन हम P3 के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ अलग अलग निकालने के बाद हम इन तमाम को ऐडअप कर लेंगे, और ऐडअप करने के बाद हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं। और ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को हम फिर वेक्टोरियली ऐड करेंगे, हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ आर
वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज जो है उसकी सराउंडिंग में अगर एक सिंगल चार्ज, नॉट द पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज क्यू जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, और अगर हम लोग इसके गिर्द तीन अपने टेस्ट चार्जेस ला कर रखते हैं, या और इन तीनों टेस्ट चार्जेस को हम लोग पॉइंट्स P1, P2 और P3 पर अगर रख लेते हैं, तो ये पॉइंट P1, P2 और P3 पर मौजूद आपके जो पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं उनके वो किस तरह की फ़ोर्स फील करेंगे, और अगर वो फ़ोर्स जो फील करेंगे तो जो फ़ोर्स की और हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम जहन में रखेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट चार्जेस हैं उनकी नेचर क्या है। हम यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि पॉइंट 1 पर मौजूद ये हमारे पास जो चार्ज है अंडर कंसिड्रेशन वो पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस अगर इसके क्लोज या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ला कर रखेंगे, तो डेफिनेटली उन चार्जेस के ऊपर भी हमारे पास एक अदद फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो P1 के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन जो होगी आपके पास, P1 के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड्स होगी। तो आप यहाँ से ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये यहाँ से ये बात आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हमने ये बात पहले पढ़ ली थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट P1 से एक एरो बनाया गया है, इसके साथ जो E लिखा गया है, ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है। सिमिलरली आपके पास पॉइंट P2 पर जो टेस्ट चार्ज हमने रखा था वो भी पॉजिटिव था, और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था और चार्ज अंडर कंसिडरेशन जो है वो भी पॉजिटिव है। बोथ दीज चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड्स बनेगी, और इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी अवे फ्रॉम योर चार्ज अंडर कंसिडरेशन चार्ज Q है। सिमिलरली अगर पॉइंट 3 पर अगर बात करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ रही है वो भी आउटवर्ड है फ्रॉम योर चार्ज अंडर कंसिडरेशन Q। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करनी है, और उस डायग्राम में आपने नेचर ऑफ द चार्ज क्यू चेंज कर देना है। पहले आपके पास चार्ज क्यू की नेचर पॉजिटिव थी, अब अगर आपके पास चार्ज क्यू की नेचर नेगेटिव है, तो ऐसी सूरत में आपने पॉइंट P1, पॉइंट P2 और पॉइंट P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है, और ये असाइनमेंट है। अब आ जाते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि वो एक रीजन ऑफ स्पेस है, और उस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर हमारे पास कुछ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होती है, जो कि हमारे पास हर टेस्ट चार्ज या किसी भी चार्ज को एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम उसी सारी डिस्कशन को जो अभी तक हम कर के आए हैं इन टर्म ऑफ उस वर्ड्स उनको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम वर्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पिक्टोरियल फॉर्म और इन द पिक्चर फॉर्म। हमारे पास यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑलरेडी देखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यूजुअली हमारे पास जो है वो एक चार्ज से हर चार्ज के लिए अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली अगर आपको याद हो तो सिंपल एरोज, लाइंस और एरोज होते हैं। तो हमारे पास भी
यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको कुछ फील्ड्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें सबसे पहली डायग्राम जो है आपके पास ये पहली वाली डायग्राम जिसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसकी ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और यहाँ नीचे वाली जो आप अगर देख रहे हैं डायग्राम, तो ये सेकेंड डायग्राम के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपकी जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? इन द फर्स्ट डायग्राम आपके पास फील्ड की जो वैल्यू है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो थ्रू आउट द रीजन ऑफ स्पेस सेम है, लेकिन इन द सेकेंड डायग्राम आपके पास थ्रू आउट द रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम नहीं है। कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रॉन्गर है और कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वीकर। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कुछ रूल्स हमारे पास बनाए गए हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से इस छोटी सी डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहला रूल जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिन फॉर द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज originates from the positive test charge and ends at the negative test charge। ये यहाँ पर आपको पिक्चर्स में नज़र भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए Q पॉजिटिव फर्स्ट आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाली ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज है। फिर वो बात करता है कि अगर आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, the more the magnitude of the charge, more will be the field lines. Number of field lines directly depends upon the magnitude of the charge। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर वाली डायग्राम में आपके पास जो है चार्ज की वैल्यू अगर Q थी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वैल्यू भी कम थी, और अगर नीचे वाली ये वाली हम डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है आपके पास वो 2Q के बराबर है। फिर जो नेक्स्ट रूल बताता है आपके लिए वो नेक्स्ट रूल कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये आपने जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। फिर आपके पास बात कर रहा है तीसरी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर इन रिमेंबरिंग योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये आप लोगों ने बातें पहले भी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, दीज आर जस्ट द रिव्यू। अब कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, ये जो आप फिगर डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 अदर डिफरेंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को उसने बताया है, और वो कहता है ये तीनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो अगर आपके पास ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यूज़ क्या किस तरह से बन रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो हमें क्लियर है कि ये तीनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्ट्रेट बनना चाहिए था, लेकिन ये जो रीजन इनका इंटरसेक्शन का रीजन हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इस इंटरसेक्शन के रीजन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं रहती। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये रिपल्शन कॉज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ रीजन्स हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, और कुछ जैसे कि ये क्लोजेस्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्लोजेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नज़र आ रही हैं वो नज़र आ रही हैं इन द रीजन ऑफ द चार्जेस। ये जो मैंने सर्कल्स किए हैं यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और ये
इज़ ऑब्वियस कि अगर हम इन सर्कल्स के अंदर अपना कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ फील्ड जो है वो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स उसको हमारे टेस्ट चार्ज को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस अपने टेस्ट चार्ज को इस बिगर इस सर्कल नंबर 1 से निकालें और सर्कल नंबर 2 के अंदर लेकर आएं तो सर्कल नंबर 2 पर हम लोगों के टेस्ट चार्ज को कम फोर्स फेस करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमें बता रही हैं और ये हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन भी हमें बताता है कि जहाँ पर आपके पास जो सर्कल 1 है वहाँ पर आपके पास फोर्स की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए फ़ोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। और इन सर्कल 2 जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम है और आपके पास तो इसकी वजह से आपके पास फ़ोर्स की वैल्यू कम होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसको बड़े अच्छे तरीके से बता रही हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज़र टू ईच अदर है वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्गर है, और जहाँ पर वो हायर है और जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे हैं वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो वीक है, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉलर है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर आपने ये जहन में रखनी है बात कि हमारे पास अगर आपके पास कोई लाइन है और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज करते हैं ये आपके पास एक लाइन है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जो डायरेक्शन है वो इससे परपेंडिकुलर होगी। ये वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है दस, और उसके बाद हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब जिस टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो हमारे पास आती है, जो जनरल डेफिनेशन आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है और जो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। अब आपके पास आसान अल्फाज में जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आसान अल्फाज में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है इस पेज के ऊपर, जिस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा रेड एरोज। रेड एरोज बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक अदद ब्लैक आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरिया बना हुआ है। इस एरिया के अंदर से गुजरने वाली लाइंस को अगर हम पिक्टोरियली काउंट कर लेते हैं तो दैट इज़ नोन एज योर फ्लक्स। जैसे इसके एरिया के अंदर से आपके पास 4 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो यहाँ पर इस सर्टेन एरिया के अंदर फ्लक्स की वैल्यू विल बी 4। अब आपको ये बात जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई भी जो है आपके पास इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो ये आपके पास एक अदद स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद कहता है कि इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है और इसको वोल्ट मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट पर मीटर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट था, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वोल्ट मीटर है। उसके बाद कहता है कि अगर आप इसको इन वर्ड्स मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए। अब ये वेक्टर एरिया ए के प्रोडक्ट के बराबर है। वेक्टर एरिया ए आप लोगों ने सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वेक्टर एरिया क्या होता है। अगर आप एक अदद एरिया बनाते हैं और इस एरिया से आप एक अदद
इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ड्रॉन परपेंडिकुलर है आपका इस एरिया के ऊपर, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। और ये डायरेक्ट नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल टू द सरफेस आप बनाते हैं, दिस नॉर्मल टू द सरफेस इज़ नोन एज वेक्टर एरिया। तो अब ये जो आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, आपका जो एरिया है दैट इज़ डेल्टा ए। और जो वेक्टर एरिया है, अब आपने जहन में रखना है कि ये जो वेक्टर एरिया है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर एरिया। इसकी डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपके जो एरिया है उसकी डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और ये आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये बड़ी अच्छे तरीके से आपके पास आपके फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है इन द मैथमेटिकल फॉर्म। फ्लक्स का सिंबल आपके पास आता है डेल्टा ई। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, आगे जाकर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है उसके लिए हम लोगों ने डेल्टा फाई के साथ स्मॉल ई इसके सब्सक्रिप्ट में ज़रूर मेंशन करना है। और ये हमारे पास जो अभी हमने इनवर्स डेफिनेशन लिखी थी, बोली थी, उसी को इन द मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा है ई डॉट डेल्टा ए। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोगों के पास कहीं पर भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट के बाद आपके पास जो उसका बनता है, उसको हम जब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। यहाँ पर आपकी इक्वेशन में ई के बाद एक डॉट लगाया गया है। ये डॉट जो है ये आपकी सेकेंड इक्वेशन में ई के बाद डॉट लगा दिया गया है। ये डॉट आपने रिमूव कर देना है। जब भी आपने पेपर में लिखना है तो आपने लिखना है ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, दरमियान में आप डॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये थीटा जो है दिस इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड योर वेक्टर एरिया डेल्टा ए। अच्छा जी, अब हम इस डायग्राम की बात करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास जो आ रहा है एरिया, अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास जो वेक्टर एरिया बनेगा वो मैंने ब्लू लाइन के साथ आपके पास रिप्रेजेंट किया है। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास रेड एरो से रिप्रेजेंटेड हैं। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया जो कि ब्लू एरो से रिप्रेजेंटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि रेड से रिप्रेजेंट हैं, दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, एंगल थीटा की वैल्यू बन रही है 0। अब हम कुछ सर्टेन केसेस पर स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे हो सकता है, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। दो सर्टेन केसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आपके पास तब होगा जब आपके पास सरफेस एरिया, या जो आपका सरफेस एरिया है उसको आप बिल्कुल परपेंडिकुलर टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेस करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विजिबली भी हमें नज़र आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस एरिया के अंदर से। और अगर हम यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यूज़ बनाना शुरू करूँ तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका एरिया जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं, नॉट द एरिया वेक्टर। एरिया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपके पास एरिया के दरमियान एंगल बन रहा है 90 का। लेकिन जब हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर अभी मैंने आपको बताया, आपके पास जो एरिया वेक्टर है वो हमारा बेसिकली सरफेस से जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं वो आपके पास एरिया वेक्टर है। और इन दिस सर्टेन केस हमने देखा है कि आपके पास जो एरिया वेक्टर है इसको हमने पर्पल एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास ब्लैक से रिप्रेजेंटेड हैं। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 0 का।
और हमें ये बात पता है, अगर हम ये अपनी प्रीवियस इक्वेशन जो हमने पीछे से कैलकुलेट मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हमने मैथमेटिकल रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए लिखा था, जो कि था ई डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह हमने ज़ीरो पुट किया है और हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स इन योर आउटपुट मिल रहा है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास मिनिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स या ज़ीरो फ्लक्स कब होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यूज़ को बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये जो ई है बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन बना रहा है, लेकिन चूंकि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ डायग्राम में हमें बनाकर नहीं दिखाई हुई, तो हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना लेते हैं। ये जो एरोज़ हैं ब्लू एरोज़, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बनाकर दिखा रहे हैं डायरेक्शन। और आपका जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली एरिया इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज़ ज़ीरो। लेकिन अगर आप इस एरिया का नॉर्मल लेंगे, जो कि आपके पास वेक्टर एरिया है, दैट इज़ योर नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हम एंगल स्टडी कर रहे हैं, दैट एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्रीज़। और ये 90 डिग्री एंगल होने की वजह से अगर हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन में हम लोग अपने पास कॉस की वैल्यू, कॉस के साथ 90 डिग्री पुट करेंगे, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, वो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ज़ीरो। एंड दैट